Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. नमस्कार दोस्तों, मैं विनय पाठक दिल्ली आईएएस के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके साथ जुड़ रहा हूं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं के साथ, यानी करंट अफेयर्स के साथ। तो हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स विशेषता अगर हम बात करेंगे तो हम सितंबर माह की घटनाओं को यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले ये जो माह के जो करंट अफेयर्स हैं यानी समसामयिक घटनाएं हैं, इनकी वीडियो लगभग आपको 8 से 12 तारीख के बीच में मिल जाता था, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण इस बार मैं थोड़ा आपसे विलंब में जुड़ रहा हूं। और चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत हम किन किन पहलुओं पर विचार करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हमारा जो चर्चा का विषय होगा वो होगा चर्चित सम्मेलन, यानी जो सितंबर माह है विशेषता, उसमें क्या क्या सम्मेलन ऐसे रहे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम देखेंगे महत्वपूर्ण रिपोर्ट, योजनाएं, नियुक्तियां, खेल जगत, यानी खेल जगत के अंतर्गत भी क्या खेल रहे सितंबर माह में, और खेल से संबंधित चर्चित व्यक्तित्व जिनमें कुछ हम देखेंगे किसी क्रिकेटर ने संन्यास लिया, तो जो ग्रैंड मास्टर जो हम इस बार देखते हैं, इन सब पहलुओं पर विचार करेंगे। साथ ही साथ इस माह में निधन, पुरस्कार और जो बचे हुए पार्ट तकनीकी के या अन्य घटनाओं के या राज्य स्तर पर कुछ घटनाएं हैं, उनको हम विविध के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए, सबसे पहला है चर्चित सम्मेलन। चर्चित सम्मेलन के अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं वो है सीएसओ का सम्मेलन। सीएसओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, यानी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन। यह शिखर सम्मेलन 2022 में जो आयोजित किया गया, ये आपका 22वें क्रम का था। ठीक है, विशेषतः यह उज्बेकिस्तान के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला समरकंद में इसका आयोजन किया गया। यह 15 से 16 सितंबर 2 दिवसीय था, यानी केवल 2 दिनों के लिए यह सम्मेलन था। और विशेषता आपको पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इसमें विशेष क्या रही, आपकी भागीदारी रही। इसमें टोटल 8 राष्ट्र यानी 8 कंट्री या 8 देश शामिल हैं। और इस बार जो शिखर सम्मेलन रखा गया था, इसके अंतर्गत योजना, प्रगति, मौजूदा चुनौती और आपसी सहयोग को लेकर चर्चाएं की गई, जिसमें विशेषतः मौजूदा चुनौती में यूक्रेन में हो रहे जो एक यूक्रेन की स्थिति को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर इसमें चर्चा को रखा गया था। अगर हम देखेंगे तो इसका 23वां सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। इसका 23वां सम्मेलन आपसे पूछेगा कि सीएसओ का 23वां सम्मेलन जो है वो वर्ष 2023 में आयोजित होगा, यानी ये प्रतिवर्ष होता है। तो प्रतिवर्ष होता है, यानी जो अगला सम्मेलन है 2023 का, वो सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो उसे आप बताएंगे कि यह सम्मेलन जो है अगले क्रम का सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। विशेष ये रहा कि यहाँ पर भारत का एक शहर जिसे हम वाराणसी के नाम से जा रहे हैं, जिसे धार्मिक राजधानी, भारत की धार्मिक राजधानी के नाम से भी हम जानते हैं इसे जो है सीएसओ की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा दिया गया। ठीक है, विशेष बात याद रखेंगे कि सीएसओ का पहली जो है पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा किसे दिया गया, तो वाराणसी यानी बनारस को दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही चर्चित क्षेत्र है, धार्मिकता को लेकर एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो संसदीय क्षेत्र भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम अगले सम्मेलन की ओर हम विचार करेंगे। तो दूसरा है 2+2 जो है आपका मिनिस्टर लेवल का सम्मेलन, यानी मंत्री स्तर वार्ता अथवा हम कहेंगे सम्मेलन। विशेष ये है कि इसे 8 सितंबर 2022 को जापान के शहर टोक्यो में आयोजित किया गया। ठीक है, 2+2 कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है दो व्यक्ति, यानी 2 राष्ट्र के 2 व्यक्ति आपस में क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। जैसे 2 व्यक्ति कौन होंगे, और वो 2 व्यक्ति मंत्री स्तर के होंगे। जैसे पहला एक रक्षा मंत्री और दूसरा एक विदेश मंत्री, और 2 ही देशों के बीच में ये कन्वर्सेशन होगा। यानी यहां पर ध्यान रखेंगे कि इसमें भारत के साथ देखा जाए तो यह भारत और जापान के मध्य 2+2 जो आपका कन्वर्सेशन, यानी वो जो वार्ता रखा गया मंत्री स्तर पर, वो भारत का किसके साथ था, तो क्या रहेगा आपका जापान के साथ था। विशेष ये है कि इसमें भारत के
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया। यानी इसमें भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने क्या किया है, भाग लिया है। इसमें अगर देखा जाए तो यहां पर रक्षा उद्योग विकास हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने को लेकर चर्चाएं की गई। यानी यहाँ के चर्चा का जो मुख्य बिंदु था, जो प्राइम पॉइंट था, वो प्राइम पॉइंट ये था कि रक्षा और उद्योग, विशेषतः रक्षा के क्षेत्र में जो प्रोडक्शन चल रहा है उसको लेकर यहां पर एक फेवरेबल इन्वायरमेंट को जनरेट किया जाए। विशेष बात यह है कि ये 2+2 जो वार्ता है ये दूसरे क्रम का आयोजन किया गया। यानी इसको पहली बार जो है 30 नवंबर 2019 को आयोजित किया गया था नई दिल्ली में भारत और जापान के बीच। तो 2019 को ये नई दिल्ली में भारत और जापान के बीच में इसका पहला संस्करण यानी फर्स्ट टाइम इसका और जो है ऑर्गेनाइज किया गया। सेकेंड टाइम ये जापान के टोक्यो में किया जा रहा है और इसमें जो है रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों देशों के क्या करते हैं, अपने क्षेत्र से संबंधित वार्ताएं करते हैं और कुछ निष्कर्ष अथवा कुछ संधियां की जाती हैं। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आपका मानव विकास रैंकिंग। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अथवा हम क्या कहेंगे इसे, सूचकांक अथवा रैंकिंग। देखिए आपको पता होगा कि मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वह यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी हम कहेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा एक संस्थान है यूएनडीपी के द्वारा ही क्या किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक है, इस बार जो 2022 में जारी किया गया ये वर्ष 2021-22 के आधार के लिए जारी किया गया। यानी जो वर्ष रहा आपका 21-22, ठीक है, यानी स्पेशली कहेंगे 2021 के लिए, ठीक है, इसे जारी किया गया। खास बात यह रहा कि इस बार कुल 191 देश इसमें शामिल रहे। यानी कुल 191 देशों को लेकर यह रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें भारत 132वें स्थान पर है, यानी 132nd पोजीशन पर है। और इसका सूचकांक यानी जो इसको मार्क्स मिले हैं, इसमें क्या है, कोई भी देश जो है जितना आपके 1 डिजिट यानी मैं कहूंगा 1 के नजदीक होगा उसका उतना ही बेहतर मानव विकास माना जाएगा। उतना ही बेहतर मानव विकास के लिए यहां पर भारत जो है वो 0.633 पॉइंट पर ये स्थित है। और इसको विकास की श्रेणी से देखा जाए तो भारत इस मानव विकास सूचकांक में मध्यम यानी मीडियम रेंज के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारत की स्थिति को एक बार अगर हम विचार करें तो यहां पर देखा गया कि इंडेक्स में इसे 0.633 जो है सूचकांक मिलते हैं। साथ ही साथ इसका रैंकिंग वर्ल्ड लेवल पर 132 यानी 132वां है। इसमें जीवन प्रत्याशा की अगर हम बात करें, जीवन प्रत्याशा यानी हम कहेंगे जन्म के समय कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो उसका आयु औसतन कितनी हो सकती है, तो उसको लेकर यहां पर 67.2 ईयर यानी 67.2 वर्ष जीवन प्रत्याशा भारत की रखी गई है। साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय जो कि जीएनपी पर, ठीक है, तो ग्रॉस नेट मतलब प्रोडक्ट पे जीएनपी पे अगर कंसीडरेशन रखा जाए तो ये 6000 यहां पर $590 रखा गया है। ये किस में है, आपका डॉलर में है। ठीक है, $6590 प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जो है यहां पर आय को रखा गया है भारत के लिए। तो देखिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्थान 132nd इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी भारत का इसमें क्या स्थान है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें कुल कितने देश शामिल लेकर हो रहे हैं, और ये तो स्टैटिक पार्ट इंडियन जीएस में आप इसको पढ़ते हैं यूएनडीपी को, कि इस सूचकांक को कौन जारी करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अगर हम एक वैश्विक स्तर पर देखें यानी ग्लोबल लेवल पर, तो ग्लोबल लेवल पर यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या परफॉर्मेंस रहा, तो परफॉर्मेंस के श्रेणी में अगर हम देखें तो यहां पर जो स्विट्जरलैंड है वो पहले स्थान पे आया। पहले स्विट्जरलैंड नहीं हुआ करता था, लेकिन स्विट्जरलैंड ने 0.962 यहां पर जो है इन सूचकांक में इसका पोजीशन रहा और ये पहले स्थान पे रहा। दूसरे स्थान पर नॉर्वे रहा जो कि 0.961 है, 0.961 के साथ। तीसरे स्थान पर आपका आइसलैंड है जो कि 0.959 है।
अगर हम नीचे की श्रेणी से देखें, चूंकि ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये टॉप लेवल के 3 पोजीशन है, अगर आप नीचे के सभी डिजिट को ना याद करें तो कम से कम आप केवल स्विट्जरलैंड को याद कर सकते हैं कि 0.962 जो है वो स्विट्जरलैंड का आपका क्या है, इंडेक्स है, यानी उसके मार्क्स गेन मार्क्स हैं, उसने उतने चीजों को अचीव करके क्या किया है, फर्स्ट रैंक यहां पर प्राप्त किया है। अगर मैं नीचे की श्रेणी से, नीचे से अगर राष्ट्रों को समझना चाहूं यानी कंट्रीज को, तो चूंकि इसमें 191 कंट्रीज इसमें शामिल हो रही हैं, ठीक है, तो इसमें जो है दक्षिण सूडान आपका 0.385 जो है मार्क्स को यानी कहूंगा सूचकांक ला रहा है, और ये सबसे अंतिम स्थान पे यानी 191 स्थान पे है। इसके अलावा बात करेंगे तो 190 पर चार्ट और 189 स्थान पे क्या है, नाइजर है। तो विशेष यहां पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भारत की स्थिति जो है वो 132 है। क्या स्थिति है, 132, जबकि इससे पिछले बार जो है यह 189 देशों के लिए जारी किया गया था, 189। अगर पिछले सूचकांक की बात करेंगे जो कि 2020 की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें भारत 131वें स्थान पर था, और इस बार भारत जो है एक पायदान नीचे उतर गया है, यानी 132वें स्थान पर आ गया है। तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे कौन जारी करता है, भारत का स्थान क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है, और जीएनपी प्रति व्यक्ति की आय क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है यहां पर रिपोर्ट के अंतर्गत हम विचार कर रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे भारत पर विदेशी ऋण। ठीक है, ये इकोनॉमी का एक पहलू है। तो भारत पर विदेशी ऋण को लेकर यहां पर वर्ष 2021-22, ठीक है, वर्ष 2021-22 को आधार लेकर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यानी फाइनेंस जो आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है, उस मंत्रालय ने यहां पर जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय ने आपका क्या किया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस आंकड़ों को जारी किया गया। इस आंकड़े जो जारी किए गए हैं इसमें 2 बातें रखे गए हैं। पहला है फाइनेंस ईयर 2022, यानी एक प्रकार से 21 के लिए। अगर मैं 21 की बात करूंगा तो आप जानते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के कंडीशन को देखा जाए तो भारत के ऊपर 620.7 अरब डॉलर का कर्ज है। ये भारत के वित्त मंत्रालय के हिसाब से आंकड़े हैं कि भारत ने अभी अगर कर्ज देखा जाए स्थिति में तो मार्च 2022 की स्थिति में 620.7 अरब डॉलर का कर्ज, और इसके पहले अगर देखा जाए वित्तीय वर्ष 2020-21 में तो यह कर्ज 573.7 अरब डॉलर का था। ठीक है, और इन दोनों में कर्ज में देखा जाए तो भारत जो है पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष यानी 2021 में 8.2% का कर्ज भारत के ऊपर बढ़ गया है। ये भारत के खुद वित्तीय विभाग का आंकड़ा है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा तो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में विदेशी ऋण जो है 19.2% है, और सरकारी ऋण के तौर पर यह 19.2% है। यानी कुल जितने ऋण हैं उसमें आपका सरकारी ऋण यानी कहेंगे एक प्रकार से तो वो कितना है, 19.2 ऋण है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है, देखिए ये परसेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो है वित्त मंत्रालय के अनुसार जो वैश्विक ऋण है भारत के ऊपर, जो कर्ज है वो कर्ज कितना बढ़ा है, तो आंसर क्या रहेगा आपका 8.2%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022। ठीक है, भारत में एक पर्यटन को लेकर, ठीक है, यहां पर टूरिज्म को लेकर एक आंकड़े रिपोर्ट पेश किया गया है। इसका आधार वर्ष 2021 रखा गया, यानी 2021 में क्या स्थिति रही। तो इसका उद्देश्य था भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों का आधार पर। तो विदेशी पर्यटकों के आधार पर देखा गया कि इस वर्ष यानी 2021 की मैं बात कर रहा हूं, चूंकि अगर देखा जाए तो 2019, 20 और 21 ये तीनों वर्ष जो हैं आपके कहीं ना कहीं कोविड के कारण, कोरोना के कारण काफी ज्यादा प्रभावित रहे। तो कोरोना के कारण अथवा कोविड के कारण प्रभावित होने के कारण यहां पर इनकी संख्या में यानी पर्यटकों की संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। तो अगर 2021 की अगर मैं बात करता हूं तो 2021 में ये 15.2 लाख पर्यटक जो थे वो भारत के पर्यटन की दृष्टि से आए। ठीक है, जिसमें सबसे पहले स्थान पे अमेरिका है,
इस 15.2 लाख में सबसे ज्यादा 4,30,000 लोग अमेरिका से भारत में पर्यटन के लिए आए। दूसरे स्थान पर बांग्लादेश का है, या दूसरा स्थान बांग्लादेश है। यहां पर 2,41,000 बांग्लादेश से लोग भारत में पर्यटन के लिए आए। अगर मैं तीसरे स्थान पे बात करता हूं तो तीसरा स्थान यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का है, जहां से 1.64 लाख व्यक्ति भारत में पर्यटन के लिए आए। तो ये एक 2021 के लिए ये पर्यटन विभाग के द्वारा जारी किया गया एक आंकड़ा है कि भारत में 2021 में पर्यटन में सर्वाधिक आने वाले व्यक्ति जो हैं वो अमेरिकन है, यानी अमेरिका से आए हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे है हमारा वैश्विक नवाचार सूचकांक। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूचकांक यानी जो इंडेक्स होते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी हम कहेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 29 सितंबर 2022 को लाया गया और इसे जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? इसे लाया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें विशेष बात यह रहा कि कुल 132 देशों में यह रिपोर्ट कुल 132 यानी 132 देशों के बीच में प्रतिस्पर्धाएं करके निकाली गई, जिसमें भारत का स्थान जो है वो 40वां है। यानी भारत 132 देशों में, यहां पर हम इनोवेशन की बात करेंगे यानी नवाचार, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने को लेकर, तो भारत जो है आपका 40वें स्थान पर आता है। इसमें सबसे पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड आता है, जिसने 64.6 आपका इंडेक्स उसने जो है मार्क्स वहां पर गेन किया है। दूसरे स्थान पर अमेरिका, और जैसा आप देख पा रहे हैं भारत जो है वो 36.6 इंडेक्स में पॉइंट को गेन करते हुए 40वें स्थान पर है। और सबसे अंतिम स्थान पर यानी 132वें स्थान पर गुनिया है, जो कि इनोवेशन को लेकर सबसे नीचे लेवल पर है। यानी वहां पर इनोवेशन यानी नवाचार हमको देखने के लिए वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा कम मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे फिर हम। नेक्स्ट है एक योजना काफी चर्चा में है, वो है पीएम श्री योजना। ठीक है, यहां पे पीएम श्री स्कूल योजना, ये शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विद्यालय स्तर पर यानी जो स्कूल चलते हैं उन स्कूल में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने को लेकर, यानी एक बेहतर तकनीकी को क्या किया जाए, अडॉप्ट किया जाए यानी स्वीकार किया जाए, इस बात को ध्यान रखते हुए पीएम श्री स्कूल योजना को लॉन्च किया गया। तो इस योजना को टीचर्स डे यानी हम बात करेंगे 5 सितंबर 2022 को यानी प्रारंभ किया गया, स्टार्ट किया गया। ये देखिए प्रधानमंत्री पीएम श्री का यहाँ पे फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि पीएम श्री स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसका जो प्रारंभ कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कर रहे हैं, और इसका मकसद है कि चाहे केंद्रीय स्तर पर देखें, राज्य स्तर पर देखें, चाहे केंद्र शासित प्रदेश देखें, चाहे स्थानीय निकाय यानी मतलब ग्रामीण स्तर पर हम देखते हैं पंचायती राज, और नगरीय स्तर पर नगरीय प्रशासन, इन सभी स्तर पर जितने भी विद्यालय हैं यानी जितने भी शासकीय विद्यालय हैं, उन शासकीय विद्यालयों में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी वहां पर जो क्लासेस चलाई जा रही है वो क्लासेस स्मार्ट क्लासेस रहेंगी, यानी इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, इंटरनेट से कनेक्ट करके वहां पे बहुत सारे डिजिटल बोर्ड का प्रयोग करके या प्रोजेक्टर का प्रयोग करके या बहुत सारे अच्छे बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बच्चों को एक बेहतर तकनीकी युक्त शिक्षा देने का लक्ष्य इस पे रखा गया है, जो कि केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अथवा मैं बात करूंगा कि यह जो है आपका स्थानीय निकाय के लिए लागू होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट में इस बार काफी कुछ चर्चा में रहे, जैसे सबसे पहला नाम आता है जनरल अनिल चौहान जी का। ठीक है, जनरल अनिल चौहान जी जो है चीफ डिफेंस ऑफ इंडिया यानी सीडीएस नियुक्त किए गए हैं। आपको पता होगा कि यहां पर 8 दिसंबर 2021 की घटना है, जिसमें स्वर्गीय श्री बिपिन रावत यानी बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। उनके हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन के पश्चात यहां पर जनरल अनिल चौहान जी जो हैं भारत के दूसरे क्रम के यानी सेकेंड नंबर पर
दूसरे क्रम के क्या होते हैं, ये CDS यानी हम कहेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त होते हैं। ठीक है, इनका पदभार ये ग्रहण जो कर रहे हैं वो 30 दिसंबर 2022, ठीक है, सॉरी 30 सितंबर 2022, इस सितंबर माह के 30 तारीख को यानी अंतिम तिथि को ये पदभार को ग्रहण किए। ठीक है, और याद रखेंगे इससे पहले यह जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर रह चुके हैं, उस पद से ये रिटायर्ड हैं। और याद रखिएगा विशेष बात, जनरल अनिल चौहान जी जो हैं ये भारत के दूसरे क्रम के आपके चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ होंगे, पहले क्रम पर स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर हम। अगला है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। महान्यायवादी की अगर हम बात करेंगे तो श्री आर वेंकट रमणी, यहां पर महान्यायवादी के पद पर श्री आर वेंकट रमणी जो हैं वो पदस्थ हुए हैं और इन्होंने श्री के वेणुगोपाल जी का स्थान लिया है। इनका जो है कार्यकाल 1 अक्टूबर को शपथ लेने के कारण 1 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ हो रहा है और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। ठीक है, तो विशेष बात, भारत के नवीनतम महान्यायवादी अथवा अटॉर्नी जनरल कौन है, तो आंसर क्या रहेगा, श्री आर वेंकट रमणी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला है थोड़ा हम कुछ खेल जगत, नियुक्तों के पश्चात हम खेल जगत में विचार करेंगे। खेल जगत में आपका आ रहा है सबसे पहला एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में है आपका डायमंड लीग 2022। अगर मैं बात कर रहा हूं डायमंड लीग 2022 की, तो डायमंड लीग 2022 में जेवलिन थ्रो के अंतर्गत नीरज चोपड़ा ने इस प्रतियोगिता में यानी डायमंड लीग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने कुल 88.44 मीटर का भाला फेंका और यह जो है इस सीजन का इनका तीसरा मेडल है। इससे पहले यह जो है आपके ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक भी प्राप्त कर चुके हैं। तो अभी काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं आपके नीरज चोपड़ा जी। ठीक है, और इन्हीं की उपलब्धि के कारण भाला फेंक दिवस, जेवलिन थ्रो डे भी सेलिब्रेट करने के लिए जो है स्टार्ट कर दिया गया है। तो इनकी उपलब्धियां बहुत मायने रखती हैं। अब देखिए एक नई उपलब्धि जुड़ रही है जिसमें डायमंड लीग 2022 में इन्होंने जो है जेवलिन थ्रो के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता और इससे पहले बार बार रिपीट कर रहा हूं स्वर्ण पदक इन्होंने ओलंपिक में, और इस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले प्लेयर बने हैं। इसके अलावा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी इन्होंने क्या किया है, रजत पदक प्राप्त किया है। अगला यहां पर हम देखेंगे एशिया कप। एशिया कप क्रिकेट के स्तर का एक खेल है, यानी आपको पता होगा कि एशिया कप पे इस बार भारत के लिए कुछ खास उपलब्धि नहीं रही। भारत बाहर हो गया, यानी वो सेमीफाइनल में स्थान नहीं बना पाया। देखेंगे एशिया कप को, तो एशिया कप जो है इस बार 15वें क्रम का आयोजित किया गया, जो कि 15वां क्रम का जो हो रहा है वो T20 श्रेणी का हो रहा है। विशेष ये है कि जो आपका एशिया कप का आयोजन जो हो रहा है जिसमें एशिया के कंट्री आपके पार्टिसिपेट करते हैं क्रिकेट के अंतर्गत। ठीक है, ये प्रतियोगिता बेसिकली अगर देखा जाए तो पहले वनडे यानी एक दिवसीय मैच के 50-50 ओवर की रहती थी, लेकिन ऐसा पाया गया कि इसमें केवल 2 वर्ष, जिसकी बात करूंगा 2016 और बात करूंगा 2022। ठीक है, तो 2016 में एशिया कप को T20 फॉर्मेट में रखा गया और यहां पर 2022 में एशिया कप को T20 फॉर्मेट में रखा गया। यानी ये माने रखता है कि ये एशिया कप का 15वें क्रम का है, लेकिन T20 फॉर्मेट में अगर मैं बात करता हूं तो यह जो है दूसरे क्रम का आपकी प्रतियोगिता है, क्योंकि ये ओवरऑल देखा जाए तो 15वां और T20 श्रेणी के अंतर्गत देखा जाए तो दूसरे क्रम की प्रतियोगिता है। इसका आयोजन जो है दुबई और शारजाह में आयोजित किया गया, UAE में यानी संयुक्त अरब अमीरात में। पहले प्रस्ताव था कि इसका आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा, लेकिन श्रीलंका में बहुत ज्यादा आपको पता है एक श्रीलंका आर्थिक मंदी से गुजरा और वो आर्थिक मंदी के कारण वहां पर मैच को जो है पोस्टपोन करके यानी वहां से स्थान को परिवर्तित करके इसे UAE यानी दुबई में आयोजित किया गया। और विशेष बात यह रहा कि इतनी आर्थिक संकट से गुजरता हुआ जो है श्रीलंका
वो श्रीलंका जो है इस प्रतियोगिता को यानी इस खिताब को जीतने में सफल रहा। इसका फाइनल ये देखेंगे डेट, तो ये 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक इसका आयोजन जो है यूएई में किया गया, जिसमें पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका ने विजय प्राप्त की। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में अबू धाबी जो है आपका दुबई में, यहां पर हम बात करेंगे 11 सितंबर 2022 को फाइनल मैच का आयोजन कराया गया, जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया। विशेष ये रहा कि जो श्रीलंका के प्लेयर हैं जिनका नाम है वानिंदु हसरंगा, वानिंदु हसरंगा प्लेयर ऑफ द सीरीज यानी उस पूरी प्रतियोगिता अथवा श्रृंखला में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस के कारण प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जो है यहां पर प्राप्त किए हैं। ठीक है, और याद रखेंगे कि श्रीलंका का एशिया कप में 8 वर्ष के पश्चात ये एक विजय है। तो T20 के हिसाब से दूसरा, ओवरऑल 15वां और T20 में 2016 के बाद ये दूसरे क्रम की प्रतियोगिता है। आगे बढ़ेंगे, अगला है अमेरिकी ओपन 2022। अमेरिकी देखिए ये बहुत सारे यूएस ओपन ये सब प्रतियोगिताएं होती हैं, तो इससे पहले भी अलग अलग महीनों में यानी हमने अलग अलग प्रतियोगिताओं को देखा था। तो यहाँ पे याद रखेंगे टेनिस से रिलेटेड एक प्रतियोगिता है जिसका नाम हम क्या कर रहे हैं, अमेरिकी यहाँ पर ओपन टेनिस 2022। याद रखेंगे यह जो है न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में इसका आयोजन किया गया। यह 29 से 11 सितंबर के बीच में, यानी कब से कब के बीच की बात कर रहा हूं मैं, 29 अगस्त से 11 आपके सितंबर तक इसका आयोजन हुआ। अगर इसकी बात करेंगे तो पुरुष एकल के लिए स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज को यहां पर जीत हासिल हुई। ठीक है, महिला एकल की बात करेंगे तो पोलैंड की खिलाड़ी ईगा स्वियातेक ने जीत हासिल की। अगर मैं पुरुष युगल मतलब बात करूंगा दो पेयर में, मतलब एक पेयर में दो पुरुष पर्सन के श्रेणी के में, यहां पर राजिम राम, ठीक है, अमेरिका व जोन सिलिबरी जो कि ब्रिटेन के खिलाड़ी है, इन्होंने जीत हासिल किया। महिला युगल की बात करेंगे तो बारबोरा क्रजसिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा दोनों जो है चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीत हासिल किया। मिश्रित युगल की बात करेंगे तो स्टॉर्म सैंडर्स और जॉन पियर्स दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, दोनों ने क्या काम किया है, जीत हासिल की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे फिर हम। अगला है SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप 2022। इसका आयोजन नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया गया। विशेष यह है कि यह जो है इसमें बांग्लादेश ने नेपाल को पराजित करके इसमें जीत हासिल की। तो आपसे खास बात यही पूछता है कि किसकी जीत हुई इसमें, तो SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप 2022 में बांग्लादेश जीता है, किसको हराकर, तो आप बताएंगे नेपाल को हराकर। इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो आपके हैं वो सबीना खातून। विशेष ये है कि ये महिला की प्रतियोगिता है, तो इसमें जो सबीना खातून है जो कि बांग्लादेश की कप्तान है, इन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया है, यहां पर आपका गोल मारा है, यानी फुटबॉल से संबंधित है तो सबसे ज्यादा गोल इन्होंने किया था। और यह जो है सबीना खातून का संबंध बांग्लादेश से है। ठीक है, और याद रखिएगा ये बांग्लादेश की कहेंगे पहली ऐतिहासिक जीत है, यानी इस प्रतियोगिता में बांग्लादेश ने अभी तक जीत हासिल नहीं किया था, इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसने नेपाल की राजधानी में नेपाल को ही हराकर पहली बार जीत हासिल की। आगे बढ़ेंगे, अगला है डुरंड कप। डुरंड कप फुटबॉल से संबंध रखता है। यह 131वें संस्करण का यानी क्रम का खेल रहा, यानी 131st, और इसमें कुल 19 टीम ने भाग लिया। यह जो है कोलकाता की, जो आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, असम की राजधानी गुवाहाटी और मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आयोजित किया गया। यानी इसमें इसे जो है 3 शहरों में आयोजित किया गया। कुल 19 टीम के बीच में मैच हुआ और यहां पे याद रखेंगे कि बेंगलुरु FC ने मुंबई को पराजित कर जीत हासिल की। और विशेष बात यह रहा कि यह बेंगलुरु, जो आप जानते हैं कि कर्नाटक की क्या है, राजधानी है बेंगलोर की ये जो है पहली जीत है इसके अंतर्गत। और विशेष बात यह रहा कि इस श्रेणी में सुनील छेत्री जो हैं आज तक मैच नहीं खेले थे, लेकिन ये पहली बार हुआ कि इस श्रेणी में खेलकर उन्होंने इस
प्रकार की मतलब इस प्रतियोगिता में उन्होंने पदार्पण किया, यानी अपने करियर को यहाँ पर जो है एक प्रकार से एक मुकाम हासिल किया इस खेल को खेलकर। यानी हम कहेंगे कि डूरंड कप 131वें क्रम का पश्चिम बंगाल, मणिपुर और असम की राजधानी में आपका हुआ, जिसमें बेंगलुरु ने जो है अथवा बैंगलोर ने किसको पराजित किया? आपका मुंबई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ खेल से संबंधित चर्चित व्यक्तित्व पर विचार करते हैं। ठीक है, खेल से संबंधित चर्चित व्यक्तित्व देखने के लिए हमको मिल रही है झूलन गोस्वामी। ठीक है, जैसा कि आप इनको इमेज में देख पा रहे हैं, झूलन गोस्वामी ये एक महिला क्रिकेटर हैं भारत की टीम की, और इन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है। ठीक है, आपसे पूछेगा झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है, जिन्होंने अभी अभी रिटायरमेंट लिया है, तो आंसर क्या रहेगा? क्रिकेट से है। ठीक है, विशेष ये रहा कि ये भारत की एक तेज गेंदबाज हैं, और इनकी फास्ट बॉलर होने के कारण यानी तेज गेंदबाजी के कारण जो है इनको जो है चकदाह एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इनको किस नाम जानते हैं? चकदाह एक्सप्रेस। इन्हें जो है वर्ष 2007 में आईसीसी के द्वारा वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, यानी 2007 में इनको उस वर्ष के लिए सबसे बेस्ट महिला क्रिकेटर खिलाड़ी का अवार्ड मिला, और 2010 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन पुरस्कार, 2012 में इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कुल 20 वर्षों तक भारत की क्रिकेट में सेवा देने के पश्चात इन्होंने अब अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर खेल चर्चित व्यक्तित्व में इसी प्रकार से प्रणव आनंद जो है शतरंज से संबंध रखते हैं। ये प्रणव आनंद मात्र 15 वर्षीय एक चेस यानी हम कहेंगे कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। ये 76वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं, याद रखेंगे कौन से क्रम के? 76वें क्रम के ग्रैंड मास्टर हैं। इनका संबंध कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से है, यानी ये कहां से संबंध रखते हैं? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से। और इससे पहले यह जो है 3 ग्रैंड मास्टर नाम्स को अपने नाम पर कर चुके हैं। यानी जो प्रणव आनंद हैं जिनको आप देख पा रहे हैं, ये केवल 15 वर्षीय एक चेस प्लेयर हैं और 76वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं, और इससे पहले 3 नाम्स भी इनके पास पहले से ही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला है कुछ इस बार देखा जाए तो अगस्त माह अथवा मैं कहूंगा कि अक्टूबर के कुछ प्रारंभ में कुछ हमको क्षतियां देखने में मिलती है। यानी अगर हम देखेंगे तो ये निधन के तौर पर हम कह सकते हैं कि कुछ जैसे साइरस मिस्त्री। ठीक है, साइरस मिस्त्री जो है उद्योगपति हैं, और यह विशेषतः टाटा सन्स के पूर्व जो है चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि एक दुर्घटना के कारण, रोड एक्सीडेंट के कारण इनका निधन हो गया। इसके बाद अगले व्यक्ति आते हैं राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव एक राष्ट्रीय स्तर पर अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त आपके हम कहेंगे कॉमेडियन हैं, यानी जो है कॉमेडी करता है, और साथ ही साथ आप इनको अभिनेता भी कहेंगे कि ये अभिनेता बहुत सी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया। और आपको पता होगा जिम में एक्सरसाइज करते समय इनको जो है दिल का दौरा पड़ने के कारण लंबे समय से अस्पताल में ये वेंटिलेटर पर रहे, और फाइनली जो है एक बहुत बड़ी कॉमेडी जगत की क्षति के रूप में एक दुर्घटना घटी, जिसे हम कहेंगे राजू श्रीवास्तव जी का निधन। ठीक है, इसके पश्चात मुलायम सिंह यादव जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र से जो सैफई क्षेत्र रहा, उनका वो गृह क्षेत्र है सैफई, वहां से वो सांसद और कई बार अन्य क्षेत्रों से विधायक भी रह चुके हैं। ये समाजवादी पार्टी के लंबे समय के आपके अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो नाम हमको दिखता है वो बीबी लाल जी जो है ये भारत के एक प्रसिद्ध आपको क्या कहेंगे पुरातत्ववेत्ता हैं, और भारत के यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं बीबी लाल जी का नाम आप बार बार पुरातत्व के क्षेत्र में सुनते रहते होंगे। अभी जो बाबरी जो मस्जिद को लेकर राम मंदिर का निर्णय रहा सुप्रीम कोर्ट का, तो बाबरी मस्जिद अथवा उस बाबरी क्षेत्र में यानी अयोध्या के क्षेत्र में उन्होंने भगवान राम से संबंधित अवशेष इकट्ठा करने के लिए
भी सर्वेक्षण का काम वहां पर किया हुआ था। ठीक है, और इनके द्वारा किए हुए सर्वेक्षण को राम मंदिर निर्माण अथवा राम मंदिर के साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत सुप्रीम कोर्ट में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है पुरस्कार। इस बार आप जानते हैं कि पुरस्कार की एक बहुत लंबी श्रृंखला है। अक्टूबर माह में, जैसा कि आपसे मैंने पहले ही चर्चा किया कि हम थोड़ा सा इस बार करेंट को लेकर मैं आपसे थोड़ा लेट जुड़ रहा हूं, तो अक्टूबर माह के करेंट को लेकर जब भी हम आएंगे तो अक्टूबर माह में बहुत सारे जो पुरस्कार हैं उनको हम देखेंगे, लेकिन जो खास एकदम चर्चित पुरस्कार रहे वैसे एक दो पुरस्कार को मैं सितंबर के साथ आपके अक्टूबर में एक दो को रखा हूं, विशेषता सभी को नहीं रखा हूं। ठीक है, जिसमें हम देख पा रहे हैं पुरस्कार के अंतर्गत हम विचार करेंगे नोबेल पुरस्कार। तो आपको पता होगा कि नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, उनकी स्मृति में दिया जाता है। और ये नोबेल पुरस्कार फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन, मेडिसिन यानी चिकित्सा, पीस यानी शांति, लिटरेचर यानी साहित्य, और हम कहेंगे इकोनॉमी यानी हम कहेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। जिसमें अगर मैं बात करूंगा फिजिक्स में, तो फ्रांस के यहां पर व्यक्ति हैं जिनका नाम है एलन एस्पेक्ट। ठीक है, एलन एस्पेक्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनको, और अमेरिका के एक पर्सन है जिनका नाम है जॉन एफ क्लॉजन। ठीक है, जॉन एफ क्लॉजर। साथ ही साथ यहां पर एक व्यक्ति हैं ऑस्ट्रिया के जिनका नाम है एंटोन जिलिंगर। ये इन तीनों को संयुक्त तौर पर क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए जो है फिजिक्स का यानी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्होंने जटिल क्वांटम अवस्थाओं का उपयोग करते हुए प्रत्येक ने यानी सभी ने अभूतपूर्व प्रयोग किए, जहां उन्होंने दो कण अलग होने पर भी एक इकाई की तौर पर यह व्यवहार करता है, इसका इन्होंने सत्यापन किया। ठीक है, तो विशेषता याद रखेंगे कि क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में इस बार जो है फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर, एंटोन जिलिंगर यहां पर रहे। ठीक है, आगे देखेंगे रसायन यानी केमिस्ट्री। रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र में अगर हम विचार करेंगे तो कैरोलिन आर बर्टोजी अमेरिका के, मॉर्टन मेल्डल डेनमार्क के बैरी शार्पलेस अमेरिका के। विशेषता यह जो के बैरी शार्पलेस है ये बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व हैं। इन्होंने इससे पहले भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, यानी इनका ये दूसरे क्रम का नोबेल पुरस्कार है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं के बैरी शार्पलेस। ठीक है, इन तीनों को जो है क्लिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इनको दिया गया। विशेष बात यह रहा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि के बैरी शार्पलेस जो हैं वो इससे पहले 2001 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके थे। ठीक है, ये विश्व स्तर पर ऐसे मात्र 5वें व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अभी तक सिर्फ ऐसा 4 बार हुआ था, इस बार रिपीटेशन हुआ 5वें क्रम का, जो कि आपके बी जो के बैरी शार्पलेस है, उन्होंने इस क्षेत्र में यानी क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के क्षेत्र में कार्य करके नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला है मेडिसिन नोबेल प्राइज यानी चिकित्सा का जो क्षेत्र के में स्वांतो पाबो। ठीक है, किसको मिला है यहां पर पुरस्कार, याद रखेंगे, देखिए इनको, यह है शांतो, यहां पर बात करेंगे स्वांतो पाम्बो। ठीक है, तो यहां पर इनको जो मिला है ये स्वीडन के एक जो है आपके चिकित्सक हैं, और इन्होंने मानव के क्रमिक विकास की खोज की है। मानव का क्रमिक विकास कैसे वो क्रम से डेवलप कर रहा है, और इस विकास में जीनोम को लेकर इन्होंने विशेष कार्य किया है। जीनोम मतलब आपको पता है कि मानव में लक्षणों का स्थानांतरण जो होता है अथवा किसी भी ऑर्गेनिज्म जीव में जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है वो जीन के माध्यम से होता है। जीन जो होता है वो डीएनए से संबंध रखता है, डीएनए क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र से संबंध रखता है। तो आप जैसा कि बायोलॉजी में पढ़ते भी हैं कि एक जीन जो होता है एक कैरेक्टर को कंसिस्ट करता है, यानी एक कैरेक्टर को होल्ड करके रखता है, और ये कैरेक्टर जीन के ट्रांसफर से अथवा मान लीजिए अगर वो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है यानी वहां पर जीन एक्सचेंज हो रहा है, और जीन एक्सचेंज होना यानी म्यूसिस डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन, और उस अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उससे नए पीढ़ी में जो होते हैं आपके कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि स्वांते
पाम्बो को जो है यहाँ पर स्वीडन के चिकित्सक है, इनको प्राप्त हुआ है। अगला है पीस यानी शांति। शांति को लेकर यहां पर एलेसब यालियास्की, ठीक है, एलेसब यालियास्की को, जो कि बेलारूस के एक पर्सन है, इनको मिला है। साथ ही साथ रूसी मानवाधिकार संगठन, यहां पे याद रखेंगे मेमोरियल एक संस्थान है, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ये पर्सन जो आपसे मैं चर्चा कर रहा था, एलेसब यालित्स्यात्की, ठीक है, इनको जो मिलता है बेलारूस के। और दो संगठन हैं जिसमें रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को संयुक्त तौर पर यहां पर प्रदान किया गया। और इनका जो क्षेत्र रहा, कार्य रहा, वो रहा मानवाधिकार का संरक्षण, यानी मानव के अधिकार को बनाए रखने के लिए प्रयास करना, ठीक है, वो प्रयास शांति के क्षेत्र में इनको दिया गया पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद जो साहित्य की बात करूंगा तो याद रखेंगे एनी एर्नो, ठीक है, एनी एर्नो, जो कि 1974 से इन्होंने डेब्यू किया। एनी एर्नो ने 1974 में एक किताब के साथ डेब्यू किया था जिसका नाम था लेसा एम्ब्रायस वाइट्स, ठीक है, 1974 में इनकी एक किताब आई थी। 2022 में इनकी दो किताबें और प्रकाशित हो चुकी है। तो इनको साहित्य के क्षेत्र में लंबे समय तक, विशेषतः 2022 की किताब की रचनाओं की उपलब्धि में इनको जो है क्या किया गया है, साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया, ठीक है। अगला है, हम कहेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है यहां पर बेन एस बर्नानके, ठीक है, बेन एस बर्नानके, साथ ही साथ डगलस डब्ल्यू डायमंड, नाम भी बहुत प्यारा है, डगलस डब्ल्यू डायमंड, ठीक है, डगलस डब्ल्यू डायमंड को, और फिलिप एच डायबविग, देखिए ये फिलिप एच डायबविग को प्रदान किया गया। इन्होंने बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध किया, यानी बैंक और उसके ऊपर होने वाले वित्तीय संकट पर इन्होंने क्या किया, शोध किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए पुरस्कार के अंतर्गत ही अगर मैं विचार करता हूं तो भारत का राष्ट्रीय जो है नेशनल लेवल पर बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड यहां पर प्रदान किया गया, और यह किया गया है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा, जिसमें पुरुष वर्ग के श्रेणी में सुनील छेत्री जो हैं, ठीक है, इसकी घोषणा तो अगस्त 2022 में की गई थी, लेकिन पुरस्कार को यहां पर ध्यान रखेंगे, पुरस्कार सितंबर 2022 में प्रदान किया गया, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार सुनील छेत्री को मिलता है, और यह पुरस्कार प्राप्त करना इनके लिए 7वीं बार की घटना है, यानी ये भारत के राष्ट्रीय स्तर के बेस्ट फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री। ये पुरस्कार को ये 7 बार प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है, और ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार जो है मनीषा कल्याण को मिला है, आप देख पा रहे हैं, मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ उदयमान खिलाड़ी यानी इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर विक्रम प्रताप सिंह को, और सर्वश्रेष्ठ उदयमान खिलाड़ी महिला के श्रेणी में मार्टिना थॉकचोम को मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें विशेष जो है वो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है कि पुरुष में सुनील छेत्री और महिला में मनीषा कल्याण को ये पुरस्कार क्या किया गया है, प्रदान किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला है राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जो है आधार वर्ष 2018-19 के लिए दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार आधार वर्ष 2018-19 के लिए दिया गया। इसकी घोषणा 27 सितंबर 2019 को की गई थी, और यह किया गया था 27 सितंबर 2019 को, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार। लेकिन विशेष अगर देखेंगे तो ये 2019 के बाद बहुत सारी गतिविधियों के कारण ये पेंडिंग रहा। 27 सितंबर 2022 को, यानी विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किया गया। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। जैसे समग्र विकास यानी ओवरऑल ग्रोथ के श्रेणी के अंतर्गत उत्तराखंड पहले स्थान पर है, यानी पर्यटन को लेकर पूरे ओवरऑल ग्रोथ को देखा जाए तो उत्तराखंड राज्य जो है वो पहले पोजीशन में है। अगर सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी को देखा जाए तो गुजरात के अंतर्गत आने वाला शहर जो अहमदाबाद है वो सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी के अंतर्गत आता है।
सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन देखा जाए तो यह आपका तेलंगाना के अंतर्गत आने वाला सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जो है वो सबसे ज्यादा हम कहेंगे आपके टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन है। तो याद रखेंगे 3 श्रेणी को एटलीस्ट आप ध्यान रखेंगे। समग्र श्रेणी में उत्तराखंड है, सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी में आप बात करेंगे अहमदाबाद, और सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन में सिकंदराबाद। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लता मंगेशकर राष्ट्रीय पुरस्कार मध्य प्रदेश, आप जानते हैं सुश्री जो यहाँ पे स्वर्गीय लता मंगेशकर, जिनको स्वर कोकिला भारत रत्न कहेंगे हम, इनका संबंध मध्य प्रदेश के क्षेत्र से, ये मध्य प्रदेश में ही इन्होंने जन्म लिया और इनका परिवार मध्य प्रदेश से ही संबंध रखता है। तो मध्य प्रदेश शासन ने इनके सम्मान में, इनकी स्मृति में, इनके जाने के पश्चात जो है यहाँ पर बात करेंगे हम बात करेंगे कि इनके उपलब्धि को लेकर जो है प्रदान किया जाता है क्या, लता मंगेशकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, इस बार जो है इंदौर जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है वहां पर प्रदान किया गया। और याद रखेंगे 2019 के लिए, चूंकि ये पेंडिंग था, 2019 के लिए गीतकार शैलेंद्र कुमार, 2020 के लिए संगीतकार जोड़ी जो है आनंद और मिलिंद, और 2021 के लिए पार्श्व गायक कुमार शानू के पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, याद रखेंगे इस पुरस्कार के साथ 2 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है, और यह एक राजकीय सम्मान न होकर क्या है, आपका एक राष्ट्रीय सम्मान है, यानी पूरे भारत लेवल पर जो बेहतर गायन के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 68वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड, यानी फिल्म हम कहेंगे आपका पुरस्कार। यह जो है वर्ष 2020 में प्रदर्शित की गई फिल्मों के आधार पर इस पुरस्कार की घोषणा की गई अथवा इस पुरस्कार को दिया गया। ठीक है, इसमें जो विभाग संलग्न रहा वो रहा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। मंत्रालय की बात करेंगे तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है, यानी हम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो आपका मिनिस्ट्री है, वो यहाँ पर क्या काम किया है, मतलब विशेष उसका ये रहा। इसका नई दिल्ली में इस पुरस्कार को दिया गया, और आप पहले से भी पिछले भी स्लाइड में हमने चर्चा किया हुआ था कि इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अंतर्गत जो है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में सुराराई पोट्रू को, जो कि सूर्या की मूवी है, और उस सूर्या की मूवी में अभिनेत्री का काम अपर्णा बाल मुरली की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे सुराराई पोट्रू को जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अवार्ड यहाँ पर प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर जो आपके तान्हाजी अनसंग वॉरियर, जिसमें जो मुख्य नायक रहे अजय देवगन। ठीक है, और साथ ही साथ सुराराई पोट्रू के जो अभिनेता हैं सूर्या और इनकी अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली को सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर अभिनेत्री, और इन दोनों को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर जो है आपका पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, इसी अवसर पर जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार को भी प्रदान किया गया। ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत की राष्ट्रपति महामहिम जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया, और इस बार जो है याद रखेंगे आशा पारेख को यह अवार्ड प्रदान किया गया। आपको पता है आशा पारेख जो है वो बहुत से फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, और अभिनय के साथ साथ ये फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बहुत सारे फिल्म जगत में इनका योगदान है। और विशेषता देखा जाए तो सिनेमा जगत में रचनात्मक योगदान के लिए, यानी क्रिएटिविटी जो पार्टिसिपेशन होता है, उसके लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और विशेष बात यह है कि ये सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, और इस बार आशा पारेख को दिया गया। याद रखेंगे ये आशा पारेख इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली 7वीं महिला और 52वीं व्यक्ति हैं, यानी मानव हैं, यानी हम कहेंगे ये 52nd नंबर पर आपके हम कहेंगे पर्सन है, और केवल महिला कैटेगरी की बात करेंगे तो ये 7वें नंबर पर है। इन्होंने इनकी और जो अभिनेता हैं राजेश खन्ना, उनका जो जोड़ी है काफी पसंद किया जाता था उस समय, और इन्होंने बहुत सी फिल्मों में लगातार सुपरहिट फिल्में जैसे कटी पतंग और अलग अलग फिल्मों में इन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन, और उस समय भी तात्कालिक समय में एक बेहतर अवार्ड इन्होंने प्राप्त किया हुआ था। तो सिनेमा जगत में बहुत बेहतर योगदान और क्रिएटिविटी के कारण इनको जो है आशा पारेख जी को यहाँ पर
68वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें ये 52वीं महिला, ये पुरस्कार जो है ये 52 मतलब 52 नंबर पर पर्सन, और 7वीं क्या है आपकी महिला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला है विविध पर हम विचार करेंगे। लास्ट पॉइंट हमारा विविध है। तो विविध के अंतर्गत हम देखेंगे कि पहला, कजाखस्तान की राजधानी का नाम बदल दिया गया। याद रखेंगे कजाखस्तान जो है वो सोवियत संघ, जो कि वर्तमान स्वरूप रूस माना जाता है, उसमें पहले बहुत से मतलब देश उसमें संलग्न थे, उसमें से आपका अलग हुआ क्षेत्र है कजाखस्तान। तो कजाखस्तान 1991 में 1991 में जो है आपका सोवियत संघ से विघटित होने के पश्चात अस्तित्व में आया। इसकी पहले राजधानी का नाम नूर सुल्तान होता था। ठीक है, अब राजधानी जो है आस्ताना हो गया है। इसकी राजधानी जो है वह 16 सितंबर 2022 से राजधानी का नाम आप देख पा रहे, बहुत ही अच्छी साफ सुथरी स्वच्छ शहर है आपका अस्ताना। ठीक है, तो अस्ताना जो है पहले नूर जो है सुल्तान के नाम से जाना जाता था, अब जो है अस्ताना के नाम से जाना जाएगा। बेसिकली इसका पहले नाम अस्ताना ही था, बाद में फिर आपका नूर सुल्तान हुआ, और फिर से पार्टी चेंज होने से, नया प्रतिनिधित्व आने से फिर से इसका नाम क्या कर दिया गया है, अस्ताना कर दिया गया है। आगे है नवीनतम राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। ध्यान रखेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर यानी 17 सितंबर 2022 को भारत की नई लॉजिस्टिक पॉलिसी को यहां पर क्या किया, लॉन्च किया, यानी उनको लाया। इसका लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2030 तक भारत LPI यानी लॉजिस्टिक जो आपका पॉलिसी मतलब हम कहेंगे इंडेक्स में, परफॉर्मेंस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 25 देशों में इसको क्या करना है, लाना है। ठीक है, LPI में 25 देशों के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ परिवहन क्षेत्र से संबंधित सभी डिजिटल सेवाओं को एक सिंगल पोर्टल में मर्ज करने की बात इसमें रखी गई है कि जितने भी परिवहन से संबंधित आपकी स्कीम्स चल रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं, उन सबको एक सिंगल पोर्टल में मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है नान माडोल तूफान। तो नान माडोल तूफान जो है चर्चा में रहा। ऐसा माना गया कि नान माडोल जो तूफान है वो आपका बेसिक देखा जाए तो दूसरा सबसे ज्यादा खतरनाक तूफान की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, ये नान माडोल शब्द का अर्थ ही महाहिंसक होता है। ठीक है, और यह दक्षिण पश्चिम जापान से जाकर टकराया। विशेष बात यह है कि जापान अपने भौगोलिक बनावट के कारण साल में औसतन 30 तूफानों का सामना कर लेता है। यानी आपसे पूछेगा कि बेसिकली ये नाम देकर पूछेगा कि नान माडोल तूफान का संबंध किस देश से है अथवा किस देश ने इसका सामना किया अभी हाल ही में, तो याद रखेंगे वो दक्षिण पश्चिम आपका जापान है। यानी देश की बात करेंगे तो सीधे सीधे हम बात करेंगे जापान का। ठीक है, अगला है भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट तारागिरी। ठीक है, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट तारागिरी जो है ये 17A का तीसरा स्टील्थ युद्धपोत है। ठीक है, 17 श्रेणी में अगर हम बात करेंगे तो 17वें श्रेणी के अंतर्गत जो पहला यहां पर युद्धपोत लॉन्च किया गया था वो 2019 में नीलगिरी को लॉन्च किया गया था। 17 के क्रम की अगर बात करेंगे तो 2019 में नीलगिरी को लॉन्च किया गया था। इसी 17A के श्रेणी में तीसरा स्टील्थ पोत जो है मुंबई में इसका जल आवरण किया गया, यानी इसे लॉन्च किया गया, और ये जो है 11 सितंबर 2022 को किया गया। विशेष बात ये रहा कि यह जो है कुल 3510 टन वजन की बात की जा रही है। दूसरा गति याद रखेंगे, यह समुद्री मील की बात करेंगे तो 28 समुद्री मील, अथवा किलोमीटर में देखेंगे तो 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। और कुल 17A क्रम में यह जो इसके बनने से कुल खर्च जो है 25,700 करोड़ का कुल खर्च यहां पर दिखाया जा रहा है। अगला है आपका INS विक्रांत। INS विक्रांत काफी चर्चा के विषय में है। INS विक्रांत की अगर हम बात करेंगे तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि यह भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ठीक है, यानी इसमें देखा गया कि भारत ने खुद से अपने ही लोकल मतलब जो प्रोग्राम चलता है मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो है एक प्रकार से हम कहेंगे कि भारत ने अपने ही देश का 70% में बात कर रहा हूं, यानी 70% इसका जो
मतलब फॉर्मेशन है वो इंडिया के ही पार्ट को लेकर बनाया गया। 30% जो है अलग अलग इसमें पदार्थ यूज किए गए हैं। यानी भारत का ये पहला स्वदेशी आपका विमान वाहक पोत है। इसे जो है कोच्चि केरल में लॉन्च करने की तैयारी में है, किया गया और इसे कोचिन शिपयार्ड केरल के द्वारा बनाया गया। इसका निर्माण कौन किया है तो ध्यान रखेंगे आप, कौन किया है, कोचिन शिपयार्ड ने किया है। ठीक है, इसका एक आदर्श वाक्य है जिसको बोला जाता है जयेम सम युधि स्पृधा, जयेम सम युधि स्पृधा। इसका अर्थ ये होता है कि यह जो है एक्चुअल में ऋग्वेद से लिया गया एक संस्कृत का वाक्य है और इसका अर्थ है हम युद्ध में शत्रुओं पर पूर्ण विजय पाएं। ठीक है, अर्थ क्या होता है, हम युद्ध पर शत्रुओं पर पूर्ण विजय पाए, अथवा इसका अर्थ होता है मैं उन लोगों को हराता हूं जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि जो ये आपका एक प्रकार से प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत है। तो आईएनएस विक्रांत चूंकि पहला स्वदेशी है, यानी मोर देन 70% ये इंडिया में ही आपका क्या किया गया, बनाया गया, इंडिया के प्रोडक्ट यूज किए गए हैं। और इसमें जयेम सम युधि स्पृधा इसका एक आदर्श वाक्य मतलब लिया गया है जो कि ऋग्वेद से है और इसमें यह कहा गया है, इसका अर्थ ये निकलता है कि मैं उनको हराता हूं जो मुझसे लड़ते हैं। ठीक है, और खास बात यह है कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में हुए युद्ध में जो उस समय जहाज विक्रांत ने बहुत अच्छे स्तर की भूमिका निभाई थी, तो उनके स्मृति में, यानी उस विक्रांत जहाज की स्मृति में इसका नाम भी जो है आईएनएस विक्रांत रखा गया है। ठीक है, क्या रखा गया है, आईएनएस विक्रांत रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हमने मूलभूत जो अधिक कहा जाए परीक्षा के उपयोगी पहलू के तथ्य हैं उनको हमने आज कंप्लीट किया। ठीक है, तो नेशनल करंट यहीं पर आपका सितंबर माह का समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मैं किसी अन्य टॉपिक के साथ आप सबके साथ जुड़ूंगा और आप प्रयास करेंगे कि इसे देखने के पश्चात ये बहुत ही एक प्रकार से कहेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहलू हैं वो उसके आधार पर बहुत कंसाइज फॉर्म में है। तो आप इसे प्रॉपर नोट डाउन करें और एग्जाम को लेकर निरंतर आप अपनी तैयारी को प्रगतिशील रखें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप सबके साथ मैं जुड़ूंगा। धन्यवाद दोस्तों, और साथ ही साथ आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दिवाली को परिवार के साथ पूरी खुशी के साथ अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। धन्यवाद।